कराची के इलाके लियारी में रात का सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक पाकिस्तान रेंजर्स और सिंध पुलिस ने एक घर का मुहासरा कर लिया। बुलंद आवाज में ऐलान किया गया, हथियार डाल दो वरना कार्रवाई की जाएगी। मगर अंदर से सरेंडर की कोई आवाज ना आई। इसके बजाय फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों का तबादला तकरीबन 90 मिनट तक जारी रहा। जब फायरिंग रुकी तो रेंजर्स और पुलिस एहलकार घर के अंदर दाखिल हुए। वहां 3 लाशें मौजूद थीं। गफ्फार जिक्री, उसका एक साथी और उसका 3 साला बेटा। जब भी लियारी गैंगस्टर्स का जिक्र होता है तो चंद नाम लाजमन सामने आते हैं। रहमान डकैत, उज़ैर बलोच, अरशद पप्पू और गफ्फार जिक्री। लेकिन सवाल ये है कि गफ्फार जिक्री कौन था? एक मामूली चाय फरोश कैसे लियारी के ताकतवर तरीन लोगों में शामिल हो गया? गफ्फार जिक्री पाकिस्तान के मारूफ फुटबॉलर ईसा बलोच के घर पैदा हुआ। इसके वालिद चाहते थे कि वो भी एक बड़ा फुटबॉलर बने और फुटबॉल के मैदान में नाम कमाए, मगर हालात ने उसे मुख्तलिफ रास्ते पर डाल दिया। गुर्बत और माशी मुश्किलात के बायस गफ्फार ने नौजवानी में चाय का ठेला लगा लिया। रोजाना लियारी की गलियों में वक्त गुजारने के दौरान इसने इलाके की ताकत, सियासत, गिरोहबंदी और गैर कानूनी कमाई के निज़ाम को बहुत करीब से देखा। वक्त के साथ इसके अंदर भी ताकत हासिल करने की ख्वाहिश पैदा हुई। गफ्फार जिक्री ने अपने चंद दोस्तों को साथ मिलाकर एक छोटा सा ग्रुप बनाया। इब्तदा में ये लोग चोरी, जेब तराशी और दीगर छोटे जराइम करते थे। गफ्फार का कहना था कि वो यही था कि भाई जब भी उसका क्लैश होता था, ये गैंग वॉर स्टार्ट होता था, तो गफ्फार के मुताबिक कि वो खुद सबसे पहले मोर्चे पे जाया करता था, मोर्चा संभालता था और मोर्चे संभालने के बाद फिर अपने लोगों को वो अब पोजीशंस पे बिठाया करता था। ये उसके अल्फाज हैं जो मैं कोट कर रहा हूँ कि अगर ये पुलिस वाले या वर्दी वाले 10 साल भी अगर लियारी में रहें और 10 साल भी हमारे खिलाफ ऑपरेशन करें तो ये 10 साल भी हमें जो है वो नहीं ढूंढ सकते, हमें नहीं पकड़ सकते। इसी दौरान लियारी के बासर गैंग लीडर अरशद पप्पू की नज़र इस पर पड़ी। गफ्फार की दिलेरी और सलाहियतों ने अरशद पप्पू को मुतासिर किया। चुनाचा अरशद पप्पू ने गफ्फार जिक्री को अपने गिरोह में शामिल कर लिया। गफ्फार पप्पू के साथ मिल गया और उसने रहमान के खिलाफ एक महाज खोल दिया और अपने इलाके का कमांडर बन गया। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि गफ्फार की फैमिली में कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं था, लेकिन उसके बाद फिर गफ्फार को और गफ्फार के भाइयों को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए या किसी और पर्पज़, किसी और वजह से उन्हें हथियार उठाना पड़ा और वो भी इस गैंग वॉर का जो है वो हिस्सा बन गया। तो उस वक्त वहाँ के लोग यही बताते थे कि इसने कोई तावीज़ बांधा होता है, इसको गोलियाँ नहीं लगती हैं। और रहमान डकैत और इनका आपस में पुराना मुकाबला था, तो ये रहमान डकैत को चैलेंज किया करता था कि तुम अली मोहम्मद मोहल्ले के अंदर तंदूर वाली गली में दाखिल नहीं हो सकते। शुरू के तकरीबन 2 बस हमने उसको मारे, जितने फासले से आप अभी मेरे सामने बैठे हैं, तो वो उसको नहीं लगे। मगर हकीकत ये भी है कि उसको बाद में 8 गोलियां भी लगी और वो हलाक हुआ। तो गोली तो लगती थी जब वो हलाक हुआ। जल्दी गफ्फार जिक्री अरशद पप्पू के काबिल एतमाद साथियों में शुमार होने लगा और अहम जिम्मेदारियां संभालने लगा। इस जमाने में अरशद पप्पू और रहमान डकैत दोनों ही हाजी लालू ग्रुप से वाबस्ता थे। बाद में दोनों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो गए, जिसके बाइस दोनों ने अलग अलग ग्रुप बना लिया। लियारी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। गफ्फार जिक्री ने इस तनाज़े में अरशद पप्पू का साथ दिया। 2006 में जब लियारी में सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू हुए तो रहमान डकैत बलूचिस्तान भाग गया, जबकि अरशद पप्पू गिरफ्तार होकर जेल पहुंच गया। इस खला में गफ्फार जिक्री ने अपने असर रसूख को बढ़ाना शुरू कर दिया। देखिए, जितने भी लोग थे, जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स थे, उन सब की कुछ खासियत थी, उन सब की कुछ एक्सपर्टीज थी या उन सब का एक तरीके वारदात था बिल्कुल जो एक दूसरे से मुख्तलिफ था। तो गफ्फार ने भी बिल्कुल अपने दौर में टफ टाइम दिया मुखालिफिन को,
पहले रेमान के साथ क्लेश, फिर रेमान के साथ जब सीज फायर पे रजामंद हो गए, फिर उसके बाद फिर उज़ैर का दौर आया। फिर एक वक्त आया तो उसने उज़ैर के ख़िलाफ़ भी जंग लड़ी और उज़ैर को भी उसने टफ टाइम दिया, तो उज़ैर के साथ भी जंग लड़ी। लेकिन उसके बाद जब 2013 के बाद जब रियासत ने मुल्क भर में जो है वो एक अमन कायम करने का जब ऐलान किया, पूरे मुल्क में जब अमन कायम करने के लिए ऑपरेशन शुरू हुए, तो लियारी में भी ज़ाहिर ये कार्रवाइयाँ चली। तो लियारी में जो है वो ऑपरेशन शुरू हुआ मुख्तलिफ इलाकों की तरह। तो उसके बाद जाके ये इनकी आपस में जो गैंगवार थी वो एक तरह से कम हो गई, आस्ते आस्ते ख़त्म हो गई समझ लो। तो ये सूरत हाल थी। लेकिन गफ़ार को भी बाद में खुद ही यहाँ से फ़रार होना पड़ा, और जो बाकी ग्रुप्स थे, जो रेमान के या जो पप्पू के या जो गफ़ार के उज़ैर के जो ग्रुप्स थे, वो सारे मुंतशिर हो गए। और लियारी के बाज़ इलाकों में अपनी गिरफ्त इतनी मजबूत कर ली कि वहाँ गफ़ार ज़िक्री के अलावा कोई नहीं होता था। हालात संभलने के बाद रहमान डकैत वापस लियारी आया तो इसने एक एक करके मुखालिफ कमांडरों को ख़त्म करना शुरू कर दिया और कई इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन 2 इलाके ऐसे थे जहाँ वो कभी कामयाब नहीं हो पा रहा था। एक था ज़िक्री पाड़ा, दूसरा था मोहम्मद अली मोहल्ला। इन इलाकों में गफ़ार ज़िक्री का मुकम्मल असर रसूख कायम था। उस वक्त तक गफ़ार ज़िक्री ने अपना मजबूत नेटवर्क बना लिया था। कहा जाता है कि रहमान डकैत भी इसे अपना हकीकी हरीफ समझता था। गफ़ार ज़िक्री की शख्सियत का एक अजीब पहलू था। एक तरफ वो अपने इलाकों में फलाई काम भी करता था, ज़रूरतमंदों की मदद करता था और मकामी लोगों के मसाइल हल करता था। दूसरी तरफ उसकी सख्ती और तशद्दुद की मिसालें भी बहुत मशहूर थीं। मुखालिफिन और भत्ता न देने वालों के खिलाफ इसका रवैया इंतहाई सख्त था। इसके खौफ ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया था। बहुत से लोगों पर मुखबरी के शुबे में हमले किए गए और कई जानें ली इसने। गफ़ार ज़िक्री की बढ़ती हुई ताकत ने रहमान डकैत को भी परेशान कर दिया था। कई कोशिशों के बावजूद वो गफ़ार को ख़त्म नहीं कर पा रहा था। चुनाचा आखिरकार दोनों के दरमियान सुलह हो गई। गफ़ार ने ये शर्त रखी कि हर फरीक अपने अपने इलाके तक महदूद रहेगा और एक दूसरे के मामलात में बिल्कुल भी मुदाखलत नहीं करेगा। रहमान डकैत ने भी ये शर्त कबूल कर ली और कुछ अरसे के लिए लियारी में कशीदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई। जिस तरह की दुश्मनी रेमान की पप्पू के साथ थी, उस तरह का कॉन्फ्लिक्ट बराह रास्त रेमान का गफ़ार के साथ नहीं था। यही वजह थी कि जब वो अरशद पप्पू गिरफ्तार हुआ और उसके लोग जब सारे फरार हो गए, कुछ गिरफ्तार हो गए, तो रहमान ने फिर जंग बंदी के लिए, कि उस वक्त सिर्फ अकेला कमांडर जो है वो गफ़ार ही बचा था, तो रहमान ने गफ़ार से किसी थर्ड पार्टी के ज़रिए रब्ता किया, जंग बंदी की, और इनके दरमियान एक तरह से सीज़ फायर हो गया, मज़ाकरात हो गए, और इस तरह लियारी में एक तरह से बिल्कुल अमन रहा जब तक पप्पू जेल में था। उस वक्त तक फिर गफ़ार ने जाकर रहमान से हाथ मिलाया, मतलब अपने जो बीच में जो लोग थे बात कराने वाले, उनके ज़रिए से जाकर उनसे बात की, तो मामला हल हो गया। लेकिन किसी ने किसी के इलाके पे कब्जा नहीं किया। जंग चल रही थी इन दोनों के दरमियान, लेकिन बाद में जब इन दोनों के दरमियान अमन मज़ाकरात हुआ, जब बातचीत चली, मज़ाकरात हो गए, तो उसके बाद पूरे लियारी में अमन हुआ। लियारी में वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ गैंगों की सरगर्मियाँ शिद्दत इख्तियार करती गईं। बिलाखिर रियासती इदारों ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का आगाज़ किया। पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाइयों ने गैंग नेटवर्क्स को शदीद नुकसान पहुंचाया। ये तशवीशनाक सूरत हाल देखकर गफ़ार ज़िक्री भी बलूचिस्तान भाग गया। 2018 तक लियारी में बेशतर बड़े गैंग कमज़ोर या ख़त्म हो चुके थे। गफ़ार ज़िक्री ने समझा कि शायद अब दोबारा अपना असर कायम करने का मौका है। इसी ख्याल के तहत वो लियारी वापस आ गया और अपने पुराने साथियों को दोबारा मुनज़्ज़म करने लगा, मगर इसकी सरगर्मियों की इत्तला कानून नाफिज करने वाले इदारों तक पहुंच गई। 4 अक्टूबर 2018 को सिंध पुलिस ने इसके घर का मुहासरा किया, जहां गफ़ार ज़िक्री अपने एक साथी और 3 साला बेटे के साथ मौजूद था। इसमें कुछ हुआ इस तरह कि जो घर था वो एक छोटा सा, समझ लें 60 गज का घर होगा, जिसमें ऊपर 30-30 गज के 2 पोर्शन थे और नीचे वाला पोर्शन अलग था। जब हम घर में एंटर हुए तो हमने नीचे वाले पोर्शंस को लॉक कर दिया, बाहर से कुंडी लगा के कि ऊपर से सर्चिंग स्टार्ट करें, क्योंकि इत्तला यही थी कि ऊपर वाले पोर्शन में रह रहा है। तो जब हम पहला पोर्शन चेक कर रहे थे तो उसमें शोर हुआ, तो दूसरे पोर्शन से जागा। वो इतनी पतली गली थी सीढ़ियाँ चढ़ने की, जिसमें एक वक्त में 2 आदमी भी नहीं चढ़ सकते थे। तो जब हम उसमें दाखिल हो गए ऊपर वाले फ्लोर पे और वो सामने वाले से इंटर हुआ, उसने हम पे फायर किया। जाहिर से हमने अपने आप को सेफ करना था। हम जब राइट पे हुए तो वो वापस नीचे चला गया।
फिर नीचे से वो बाहर जा नहीं सकता था क्योंकि उस पोर्शन में सारा एरिया बाहर कार्डन हुआ था। 18 मोबाइलों का मतलब है कि तकरीबन 90 के करीब जवान मेरे साथ थे और उन 90 जवानों में से 4 मेरे साथ ऊपर थे, बाकी सब बाहर थे, अफसरान और मुलाजमान। तो बाहर से निकल नहीं सकता था। उसने बाहर बहुत शोर भी किया कि मुझे गोलियां नहीं लगती, यहाँ से हट जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों को यतीम कर दूंगा, तुम्हारी बीवियों को बेवा कर दूंगा। मगर पुलिस ने उस वक्त हिम्मत का मुजाहरा किया, उन्होंने अपने अपने पॉइंट्स छोड़े नहीं। हम ऊपर थे, हम नीचे नहीं आ सकते थे क्योंकि हमें नहीं पता था कि नीचे कितने लोग हैं, क्योंकि ऊपर रहते हुए हमने उसके एक साथी जाहिद को भी न्यूट्रलाइज किया उस मुकाबले के अंदर। जाहिद के पास उस वक्त तकरीबन 36 के करीब हैंड ग्रेनेड से अवान गन थी, अवान गोला था। अगर जाहिद ऊपर आ जाता तो वो बाहर खड़ी हुई सारी पुलिस को नुकसान दे देता। इसके पास उस वक्त क्लैशनकोव्स थी, हैंड ग्रेनेड से उसने बाहर खड़ी हुई हमारी जो APC मोबाइल होती हैं उन पर हैंड ग्रेनेड भी फेंके थे इस मुकाबले के दौरान जब बाहर निकलने की कोशिश की। और जब पहले इसको 2 गोलियां लगी तो जख्मी हालत में भी इसने फिर मुकाबला किया। इसे हथियार डालने का मौका भी दिया गया, लेकिन इसने हथियार नहीं डाले बल्कि मुकाबला करने को तरजीह दी। कराची ऑपरेशन के बाद, बल्कि मुल्क भर में ऑपरेशन के बाद जब गफ्फार मफरूर हुआ उसके कुछ अरसे के बाद यानी कि 2018 में उसकी वापसी हो गई, लेकिन वो खामोश था। उसकी एक्टिविटीज़ वो पहले की तरह नहीं रही, नहीं उसके पास वो लोग थे। ज़ाहिर पूरे मुल्क भर में ऑपरेशन जारी था अमन के लिए। तो एक मौके पर जो है वो पुलिस ने एक टिप पर कार्रवाई की गफ्फार के घर पे, मुकाबला हुआ और उस मुकाबले में जो है वो गफ्फार मारा गया। सन 2018 के अंदर में SHO कलाकोट तैनात था। उन दिनों मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोगों को भत्ते की पर्चियाँ आने का सिलसिला दोबारा स्टार्ट हुआ था। भत्ते की पर्चियों के पीछे नाम गफ्फार ज़िक्री का था। जिस पर हमने वर्किंग स्टार्ट की तो हमें हमारी सोर्स ने बताया कि गफ्फार ज़िक्री वापस एरिया में आ गया और अपने हाइड आउट के अंदर रह रहा है। उसके 5 हाइड आउट से जिसके बारे में हमें इत्तला दी गई, जिस पर हमने वर्किंग की, उस गलियों की सिनेरियो समझा कि उस गलियों में आने जाने के रास्ते कैसे हैं, क्या हैं क्या नहीं है। और फिर 3 अक्टूबर की रात को हमारे SSP और DI साहब ने हमें अप्रूवल दिया कि आप उसको जाके गिरफ़्तार करें, जिस पर ज़िले की तकरीबन 18 मोबाइलें ने उस एरिया को जाके कार्डन किया और हमने घरों की सर्चिंग स्टार्ट की। जिन 5 घरों का हमें मालूम था, 4 घर हमने चेक किए तो उसमें गफ्फार ज़िक्री मौजूद नहीं था, जबकि 5वां घर चेक किया तो उसके अंदर भी मुख्तलिफ पोर्शंस बने हुए थे। जब हम पहला पोर्शन चेक करके निकले तो उसमें जो ख़वातीन मौजूद थी वो बलोच ख़वातीन थी। उन्होंने अपनी टैक्टिक्स यूज़ करते हुए वहाँ मौजूद स्टील के बर्तन गिरा दिए, जिससे शोर पैदा हुआ तो बराबर वाले पोर्शन के लोग भी जाग गए, जिसमें गफ्फार ज़िक्री रिहाइश पजीर था। वो मुसल्लह हालत में वहाँ पर निकला और जैसे ही उसने देखा कि पुलिस घर के अंदर मौजूद है, उसने स्ट्रेट फायर शुरू कर दी। तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहने वाले इस मुकाबले के बाद खामोशी सी छा गई। काफ़ी देर तक ये मुकाबला चलता रहा। एक तरह से पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ हो चुका था। कलरी का जो अली मोहम्मद मोहल्ले से लेकर जो है वो सरगवात का पूरा इलाका या इवन कामिला का जो एरिया है वो मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ हो चुका था और ये खालिसतन पुलिस की कार्रवाई की। इलाका पुलिस थी, लेकिन इलाका पुलिस के अलावा लियारी के चारों तानों की पुलिस की नफरी थी। ये नफरी कम पड़ गई, फिर पुलिस ने मजीद इजाफी नफरी मंगवाई मुख्तलिफ तानों से, डिस्ट्रिक्ट साउथ के ही मुख्तलिफ तानों से। तो उस नफरी ने आके बाकायदा इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कि वो बाहर भी निकलने की कोशिश कर रहा था। तो ये नहीं था कि हम हर मिनट के बाद कोई फायर कर रहे थे, हमारी वक्तन फायरिंग का तबादला हो रहा था। वो बाहर निकलने की ट्राई करता तो बाहर वाले फायर करते, वो उन पे फायर करता। उसके बाद इतना एमुनिशन था कि वो 1.5 घंटे तक उसने 90 पुलिस वालों को रोक के रखा, जिसमें 3 पुलिस वाले जख्मी हुए थे। एक सब इंस्पेक्टर थे, उनको गोली लगी थी पेट में, एक सिपाही था उसकी टांग में गोली लगी थी और मुझे हाथ में गोली लगी थी। जब एहलकार उसके घर में दाखिल हुए तो गफ्फार ज़िक्री, उसका साथी और उसका 3 साला बेटा अपनी जान की बाजी हार गए थे। अच्छा, इस मुकाबले के हवाले से मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आ गए। मिसाल के तौर पर अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस का यही वर्जन है, पुलिस का यही मौक़िफ़ है कि जैसे हम गफ्फार को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पहुंचे, पुलिस को जब टिप मिली उसकी, तो गफ्फार ने पुलिस को देखते ही फायरिंग की और पुलिस की जवाबी फायरिंग में वो मारा गया। अब ये पुलिस का मौक़िफ़ है, लेकिन दूसरी जानिब वहाँ के जो अहली शाहिदीन है, जो इलाका मकीन है, उनका मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है।
वो बताता है कि जैसे पुलिस वहां पर पहुंची और जैसे पुलिस ने तय किया हुआ था कि हम इन्हें जिंदा नहीं पकड़ेंगे, अंदर जो भी होगा उन्हें जिंदा नहीं पकड़ना, लेकिन बदकिस्मती से कि वहां पर गफ्फार के साथ उसका एक 3 साला बेटा भी था और उसका एक साथी भी था। गफ्फार और गफ्फार का साथी पुलिस ज़ाहिर वो मुकाबला करते रहे और ये मुकाबला जो है वो काफ़ी देर तक चलता रहा। कोई बताता 1 घंटा, कोई कहता है 2 घंटे तक, यानी कमोबेश 1 से 2 घंटे के दरमियान का ये मुकाबला था। जैसे ही उसने स्ट्रेट फायर किए तो एकदम से भगदड़ मचती है फायरिंग की आवाज़ सुन के। तो हमारी नफरी ने तो चारों तरफ से गार्डन किया हुआ था, मगर उस वक्त घर में हम 5 लोग मौजूद थे, जिसमें मैं और मेरी टीम शामिल थी। तो गफ्फार ज़िक्री नीचे चला गया, हम ऊपर ही फ्लोर पर मौजूद थे। जिसके बाद वो क्लैशन को लेकर आया और उसने हम पर ऊपर आके फायरिंग की, मगर अल्लाह ने हम पर करम किया। आयतुल कुर्सी की बरकत से हम उसमें ज़ख्मी होने से महफूज रखे। उस वक्त मेरे हाथ पे गोली लगी थी, मगर उस वक्त हमें फ़ील नहीं हुआ कि गोली लगी है। फिर वो इनकाउंटर तकरीबन 1.5 घंटे जारी रहा और 1.5 घंटे बाद गफ्फार ज़िक्री न्यूट्रलाइज हुआ और पुलिस को कामयाबी हासिल की। गफ्फार ज़िक्री की कहानी लियारी की इन तल्ख हकीकतों में से एक है, जहां गुर्बत, ताकत, जराइम और सियासत आपस में मिल चुके थे। एक चाय फरोश से लेकर लियारी के ताकतवर तरीन गैंग लीडरों में शुमार होने तक का सफ़र और फिर एक मुसल्ला मुकाबले में अंजाम। गफ्फार ज़िक्री की ज़िंदगी कराची के गैंग वार की तारीख का एक अहम बाब बन चुकी है। नाज़रीन, ये थी गफ्फार ज़िक्री और ज़िक्री पाड़े की कहानी, एक ऐसी दास्तान जिसमें ताकत, खौफ, वफादारी और अंजाम सब कुछ शामिल है।